Okay, good evening everyone. So, CSR का हम लोग PYQ स्टार्ट कर रहे हैं। ना ये पहला बैच है और तो आप लोग ऐसे ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके होंगे और तो हम लोग इसमें मेनली जैसे मैंने बताया आप लोगों को हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं उसके लिए मैं सोचा हूँ कि CSR नेट का वो करते हैं। तो उसके लिए मेनली जो मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे हम लोगों के मेनली क्या ऐसे तो कोई पेपर पूरा आप जैसे 450 मार्क्स का राउंड आता है, लेकिन हमें जो एक रिस्ट्रिक्टेड गाइडलाइन है कि लाइक पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं ना। मतलब आपका पेपर कैसा है, मतलब पेपर पे आते हैं। चलो ये तो आपका सिलेबस है, मतलब सिलेबस तो पहले 3 पार्ट में रहता है ना, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। वो तो ठीक है। चलो थोड़ा सा पेपर को देख लेते हैं फिर हम लोग आते हैं। जो CSIR नेट का जो पेपर है उसका क्या फॉर्मेट रहता है, जैसे हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, है ना। ठीक है, तो पार्ट ए में कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चंस। पार्ट बी में आई थिंक कितने 40 क्वेश्चंस और पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस। सही है ना? जो लोग एग्जाम दिए होंगे उनको आइडिया है ऑलरेडी। इसमें से हमें अटेम्प्ट करना होता है 20 क्वेश्चन है, लेकिन हमें सिर्फ इनमें से अटेम्प्ट करना होता है 15 क्वेश्चंस। इनमें से अटेम्प्ट करना होता है कितने 25 क्वेश्चन और इसमें से अटेम्प्ट करना होता है 40 क्वेश्चन। यही है ना? 20 क्वेश्चन 60 में 20, सो 60 में आपको अटेम्प्ट करना है 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैं जो JRF जब दिया था मैं 2020 में ही दिया, तो उसके बाद नहीं दिया। तो उस समय मेरे 130 मार्क्स है, 130 आउट ऑफ 200 और मेरा रैंक उस समय 50 था। ये कोविड में हुआ था 2020 फेब में आई थिंक, या 2021 फेब में, 2021 में दिसंबर 2020 वाला फेब 2021 में हुआ था आई थिंक। हाँ वो भी याद है, वही लास्ट टाइम दिया था मैंने। तो तब अराउंड है ना 130 मार्क्स थे और 50 रैंक था उस टाइम। सो लास्ट है तो वही जहां तक याद है मुझे। अब क्या है ये, तो चलो एग्जाम आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट्स में है। अब जो सिलेबस जैसे पार्ट ए तो चलो आपका क्या है एप्टीट्यूड है। पार्ट ए इज जस्ट एप्टीट्यूड, तो जो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो एप्टीट्यूड है ना आपको खुद से करना होगा। ऐसे आप लोग कैपेबल हैं खुद भी सब कुछ करने को, बट एक थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ सपोर्ट हेल्प प्रोवाइड कर दूं, इसलिए फीस बहुत कम रखी हमने। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कोर्स में आपसे भी, और मेरा टीचिंग का पर्पस भी यही है एक्चुअली कि मुझे भी बहुत कुछ सीखना है और इस बहाने आप भी सीखेंगे हम भी सीखेंगे और ये चीज है। तो ये तो एप्टीट्यूड पोर्शन है और यहाँ मेनली हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें जो होता है 4 वो है ना हमारे पास, जैसे क्या बोलते हैं इसको, सिलेबस डिवाइडेड है 4 यूनिट में। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। और पहले जब पेपर जिस टाइम मैं दिया था मुझे याद है, उससे पहले पेपर में भी लिखा आता था कि सेक्शन बी के अंदर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। सेक्शन सॉरी पार्ट बी और पार्ट सी में यूनिट 1, 2, 3, 4 लिखा आता था, लेकिन अभी आई थिंक लिखा नहीं आता है। अब एक साथ ही मतलब पार्ट सी में सारे क्वेश्चन एक जगह मिक्स्ड होते हैं, मतलब अलग से लिखा हुआ नहीं आता है कि ये पार्ट ए, पार्ट बी, सॉरी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ये लिखा आता है, पार्ट लिखा आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ये नहीं लिखा रहा था शायद, अब कि ये नहीं बता रखा होता यूनिट 1, यूनिट 1 में क्या क्या था। तो यूनिट 1 में जो सब्जेक्ट है आई थिंक ये है लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, ये है इसमें। मतलब इसमें कैलकुलस के भी कुछ पोर्शंस आ जाते हैं। एंड जो आपके यूनिट 2 है, क्योंकि ये जो हमारा पेपर है CSIR का, ये मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड या ऑपरेशन रिसर्च बैकग्राउंड, इन सब के लिए कॉमन पेपर है। लेकिन हमें कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करता कि हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते मैथ्स वाले क्वेश्चन में, स्टैट्स वाले अगर है तो, या ऑपरेशन रिसर्च वाले क्वेश्चन नहीं, किसी को कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा ना, क्योंकि अटेम्प्ट 200 मार्क्स से करने हैं जैसे कि रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो यूनिट 2 में आई थिंक है ग्रुप थ्योरी, जो कि प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। ग्रुप थ्योरी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, आई थिंक ये है ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यूनिट 3 में है ODE PD, सो ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन।
तो ये यूनिट 3 में है आपके पास, यूनिट 2 में ये दोनों है, यूनिट 1 में ये है, और है ना यहाँ पे वो भी है आगे सीओबी और ये सब जो और टॉपिक्स, हाँ तो वो सब अलग टॉपिक भी है। और यहाँ पे जो आपके यूनिट 4 है इसमें है स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च, है ना, ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें है आपके पास स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च के, मतलब ऑप्टिमाइजेशन बोल दो, है ना, ऑप्टिमाइजेशन है वो, थोड़े ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशन रिसर्च, इसमें ये टॉपिक है। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ ये और ये, तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो मैं ये क्लेम नहीं करता मुझे सब कुछ आता है और मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर मतलब आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि हाँ जो क्वेश्चन नहीं होंगे उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और समहाउ उसका सॉल्यूशंस हम आपको ना, कुछ टाइम लगेगा जरूरी, सारा सब कुछ आता है, सब कुछ आने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, 100% थोड़ी चाहिए आपको। 120 130 140 मार्क्स अगर स्कोर कर पाते हैं तो दैट इज उसमें अच्छे रैंक आ जाएंगे। सो ये है कि मतलब सीख के, अगर जो चीजें मुझसे नहीं होती है सॉल्व, फिर मैं सीख के आपको बताऊंगा, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि उसके लिए थोड़ा सा ट्राई करेंगे, इधर उधर सीखेंगे समहाउ, देन आप भी कोशिश कर सकते हो। तो ऐसे आपसे हम सीखेंगे, मुझसे आप सीख सकते हो, इस तरह से हम लोग एक बार ये कोर्स रन करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। ये जो मेरे थोड़े बहुत जो एक्सपीरियंसेस है वो आपको काम आएंगे, थोड़े बहुत जो नॉलेजेस हैं वो आपको काम आएंगे, बाकी आप लोग ऑलरेडी इस लेवल पे हैं तो बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग यूनिट 1 यूनिट 4 में टारगेट कर रहा हूँ और ये एक्सपेक्टेड रहता है सबके लिए, है ना, मतलब सबके लिए छोड़ो, यूनिट 1 इज एक्सपेक्टेड कि चाहे किसी बैकग्राउंड का हो, मैथ को, स्टैट्स हो या ऑपरेशन रिसर्च बैकग्राउंड का हो, आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, कंपल्सन नहीं है, आप नहीं करो मर्जी है, बट ये है क्योंकि ये तो जो प्योर मैथमेटिक्स जो एमएससी मैथमेटिक्स वाले वो पढ़ते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स ये भी आप कर सकते हैं, हालांकि इजी रहता है थ्योरेटिकल। तो अभी हम लोग इस पे टारगेट करेंगे यूनिट 1 यूनिट 4। तो ये पार्ट बी और पार्ट सी में इस तरह से, पार्ट बी में 4 यूनिट है, पार्ट सी में 4 यूनिट है, तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा एनालिसिस उसका ट्राई करेंगे और इसको सीखेंगे। और देखो यकीन मानो मैं फिर से आपको कह रहा हूं, कोई बच्चा पिछले 10 साल के पेपर को 10 बार सॉल्व कर ले तो उसका सिलेक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे पैटर्न, कि जैसे क्वेश्चन इस साल आए, सिलेबस तो बदल नहीं रहा ना हर साल, सिलेबस तो कॉमन ही है, तो क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट बदल दे रहा है या वो थोड़ा इधर उधर कर दिया, सिलेबस तो वही है। तो एक अगर किसी एक ईयर के पेपर को ढंग से आप अगर सारे सॉल्यूशन समहाउ आप कर पाते हो तो नेक्स्ट ईयर में इजीली आप बाकी क्वेश्चंस कर लोगे। कहने का मतलब ये, तो अगर लास्ट 10 इयर्स के पेपर को 10 टाइम्स अगर आप घर पे सॉल्व कर लो ठीक से, मतलब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाँ अब ये सॉल्व करने के बाद ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलेगा तो मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगी, तो एग्जाम में कुछ नया नहीं है। जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो ऐसे ही, आप में से कुछ लोग हैं ना क्वालिफाइड होंगे भी, ऐसे ही कर रहे होंगे तो सीखने के लिए। तो मतलब एग्जाम क्वालिफाई इन दोनों बिग डील, समहाउ आपको कट ऑफ क्रॉस करना है, तो आपको ये सीखना है कि हाउ टू क्रॉस कट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। विनय बताइए। अरे सर स्टैटिस्टिक्स वाला सर अच्छे से कराइए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन है तो चारों को ही करना पड़ता है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में ही बहुत सारा, मेनली पार्ट सी में है ना, जब आपके मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है वहां दिक्कत है ज्यादातर। वही प्रॉब्लम है सर, चारों हमेशा चारों या 3 करेक्ट तो होता ही है। मैं जब दिया था, मैं क्वालिफाई भी हूँ लेकिन स्टैटिस्टिक्स नहीं कर पाता हूँ, मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे ही है। वो सर थोड़ा सा ठीक से कराइए, जैसे गेट में कराते थे वहाँ पे। नहीं कोशिश वही रहेगी। देखो जब गेट में मैंने पहली बार इस बार कराया था, गेट का फुल कोर्स मैंने पहली बार पढ़ाया लास्ट ईयर, और उससे पहले पीवाईक्यू कराए थे पहले, अभी नेट का पहली बार। देखिए कहीं ना शुरुआत तो होती है, अब आज मैंने शुरू किया है तो अभी मैं सोचो 4 साल बाद अगर यही कोर्स पढ़ाऊंगा तो अभी से 10 गुना बेटर पढ़ाऊंगा, ये ऑब्वियस है। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट तो करना ही है मुझे, अब सीएसआर वेट अगर मैं वेट करूंगा मुझे पढ़ाना है, तो इसलिए हमने यहाँ स्टार्ट किया है। तो वही मैं बोला हूँ कि स्टैटिस्टिक्स करेंगे अच्छे से, मैं भी सीखूंगा आप भी सीखेंगे और एक दूसरे से है ना सीखेंगे हम लोग, तो उसमें कोई मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जो मुझे जानते हैं घर पे तो ऑपरेशन रिसर्च पढ़ाएंगे वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना ही तो है, करा देंगे वो भी। मतलब देखो आप ये कोशिश करो, आप भी सीखने की कोशिश करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, हर साल सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, हमेशा वो ऑप्टिमाइजेशन का ही रहता है, सिंपलेक्स मेथड हो गया या कोई ग्राफिकल मेथड से हो जाएगा, या है ना डुअल प्रॉब्लम जैसे है।
तो ये सब क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन मैंने नंबर नहीं देता है सर, जी जी ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी वही सी को घुमा फिरा के देता है। हाँ गेट में आता तो है यस यस, तो जैसे आप ऑप्शन होता है तो थोड़ा थ्योरी थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है उसमें, और कुछ नहीं। यस अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग का वही ऑप्टिमाइजेशन हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जो है। और सर न्यूमेरिकल मैथ्स में जी आस्था मैथ्स में लीनियर एंड रियल में जो एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब थ्योरी पोर्शन है जो गेट में मतलब नहीं नहीं जो था। नेट में है, उसको भी क्वेश्चन के साथ साथ उसके पीछे की थ्योरी डिस्कस कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर लेंगे, क्योंकि गेट का लेवल इजी है देन नेट। नेट इज मोर एब्स्ट्रैक्ट, ज्यादा थ्योरेटिकल है। गेट इजी एग्जाम है, वो एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है क्वेश्चंस का, बट यहाँ थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, थ्योरेटिकल है। लेकिन मुझे भी सीखना था इस लेवल पे, तो मैंने कहा क्यों ना है ना बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए। तो जैसे अभी अराउंड 30-40-20-30 लोग हो गए ना, तो उसमें हम लोग ठीक है इसके साथ अच्छा सीख लूंगा। अभी पहली बार पढ़ाएंगे, फिर अगले बार दूसरी बार पढ़ाएंगे, तीसरी बार चौथी बार, तो 3-4 साल में मैं भी पक्का हो जाऊँ। जैसे जैम फील्ड में इतना पक्का हो गया, तो वैसे इस फील्ड में भी पक्का हो जाएंगे। बट शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना ही था। मैंने कहा चलो यही से शुरुआत करते हैं, ये चीज़ है। चलिए तो ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। फिर मुझे पढ़ के भी आना पड़ेगा, मैं वो करूंगा, मुझे सीखना तो है ही। तो आपको भी बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी सीखना आपको भी, लेकिन एफर्ट्स आपको भी करने, सिर्फ क्लास ज्वाइन करने से आ नहीं जाएगा। यू हैव टू मेक एफर्ट्स। फिर आपको बताना पड़ेगा कहाँ डाउट्स है, फिर वहां पे मैं हेल्प कर पाऊंगा आपका। हेलो सर। जी जी कि हम लोग भी आएंगे, जो थ्योरी हमसे नहीं हो पाएगी वो हाँ। आप कराइएगा। बिल्कुल सर क्लास को थोड़ा 10 बजे से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम, 10 से 12 कर दे रात को, चलेगा? हाँ सर वही है वही। 9:30 ठीक है। 9 to 11 अभी 6 to 7 सर 6 से क्या फर्स्ट बैच क्या हम लोग हो सकते हैं क्या? अभी तो अगर ये सीयूईटी का बैच, बल्कि वो ठीक है क्योंकि लेट नाइट तक हाँ तो लेट नाइट क्लास में प्रॉब्लम होता है। हाँ मतलब सबके अलग अलग वो होंगे। कुछ लोग यहाँ पे, कुछ ऐसे भी लोग जिनको जानता हूँ जो कॉलेज में टीचर है, मतलब मैं जानता हूँ जो बैच में है, उनको भी कॉलेज वही प्रॉब्लम रखा है सर, वही प्रॉब्लम है, क्या करूं। तो आने में ही 9:30 बज जाता है। अभी फिर कॉलेज मीटिंग भी है अभी जी ज्वाइन जी अपना। सर थोड़ा सा देखिए ना, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा जी। नॉलेज चाहिए। 10 बजे से होगा तो हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, वही ना कि सबके अलग अलग प्रायोरिटी है। कुछ लोग कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, उनको सुबह कॉलेज पढ़ाने जाना है, कुछ ऐसे लोग भी हैं। कुछ लोग हैं जो घर पे हैं, मतलब सबके अलग अलग वो हैं। तो एक कॉमन टाइम बिठाना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। तो 9:30 to 11 अभी कंटिन्यू करते हैं। 6 to 7:30 शाम को भी सीयूईटी का बैच चल रहा है। 7:30 से 9:30 जैम गेट का चल रहा है अभी आपका। ये है डाउट होगा तो 11 to 12 हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं रात को, या 5 से 6 शाम को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी दिन में मेरा भी पीएचडी का काम रहता है, तो सुबह मैं कोशिश करता हूँ 9-10 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक, 4-5 बजे तक अपना वो काम करूँ। तो चल रहा होता है सब कुछ, चल रहा है। मतलब आप कोशिश करते हैं, मैनेज करेंगे, बिलीफ है कि हो जाएगा तो हो जाता है। प्रॉब्लम्स तो आती हैं, उसको ठीक से मतलब फेस करने। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग समीना, बताइए। सर आप 6 बजे से लेके 9 बजे तक का बिल्कुल भी टाइम मत रखना शाम को ना? मेरे से हाँ सर, वो भी नहीं होगा। और मॉर्निंग का मतलब 6 AM से अगर आप रखेंगे ना तो मैं वो अटेंड कर लूँगी, लेकिन 10 AM to 8 PM तक आप 9 PM तक बिल्कुल भी ये शेड्यूल चेंज मत करिए सर। जी जी देखिए, अभी जो सीएसआईआर नेट में वो एस्पिरेंट्स हैं जिनका एज अराउंड 20 से लेके 30 या उससे प्लस भी है, वो लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं वर्किंग है सब लोग, कोई मैरिड भी है, बहुत सारे लोग कुछ ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे करके हैं। तो ये वर्किंग प्रोफेशनल लोग बहुत सारे इसमें इस कोर्स तैयारी करते हैं ना, क्योंकि इस लेवल पर हम लोग आ गए हैं। तो थोड़ा दिन का टाइम मुझे लगता है सबके लिए सूट नहीं करेगा, तो ये ठीक टाइम है अभी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा 9:30 to 11 रखते हैं। ये ठीक है 9:30 to 11। हाँ क्योंकि इसमें सब लोग थोड़े रात को अपना घर पे फ्री रहेंगे। हालांकि सबका अपना प्रायोरिटीज रहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सबके लिए कॉमन स्लॉट ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है, ये चीज है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, बाकी ये तो हो गया, यहाँ एग्जाम का देख रहे थे। सो अभी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तो ये तो मैं ऐसी पेपर का वो वेबसाइट खोल लिया सीएसआईआर का। तो ये बस बाकी बता रहा है आपको कि है पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 15 करने होते हैं। और यहाँ पे आपके पास 40 क्वेश्चन है, 25 करने होते हैं। यहाँ पे 60 है, जिसमें से 20 करने होते हैं, है ना। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू आंसर 20 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 4.5 मार्क्स का यहाँ पे है, और वहाँ ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है।
यहाँ ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन और 4.75। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट होता है पार्ट सी, जिसमें 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यही क्रूशियल रहता है ना, क्योंकि इसमें स्कोर करना। फिर यहाँ सिंगल करेक्ट है, इसमें तो सिंगल करेक्ट है। ये तो एप्टीट्यूड सेक्शन है, तो आप थोड़े से मतलब देखो इस लेवल पे आप मेरा ये फोकस रहता है कि पीवाईक्यू ढंग से आप कर लेना, लेकिन थोड़ी सी जरूरत ये है कि पीवाईक्यू से पहले पीछे की स्टोरी पता हो, मतलब उस टॉपिक का डेफिनेशन पता हो, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो कि थ्योरम्स क्या है, कन्वर्स ट्रू है कि नहीं है। तो ये सब पे फंसाता है आपको, यही चीजें। तो बस जब कोई टॉपिक वीक लग रहा है उसके पीछे आप बताओ, जैसे कुछ टॉपिक मुझे बहुत क्लियर नहीं, मैं थोड़ा पढ़ के आऊंगा, फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ये चीजें हैं। तो ऐसे करके ये कोर्स चलेगा, अभी जून 2024 में एग्जाम होगा ना, तब तक चलेगा आराम से। उसके आगे भी चला सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइनेंशियली के लिए नहीं है, ये मेरा पर्पस वही है कि आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प होगा, मेरा भी हेल्प होगा। तो ये कोर्सेज नॉट कि ऐसा फाइन, तो आगे तक भी इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो। मैं 1 ईयर से वेट कर रही थी सर ये कोर्स का, आप कब स्टार्ट करेंगे, आप कब स्टार्ट? जी जी, जून का प्लान था मेरा, क्योंकि मैं जुलाई में पीएचडी सबमिट कर रहा हूं, तो मेरा प्लान था पीएचडी के बाद स्टार्ट करते हैं, इसीलिए। तो लेकिन बहुत लोगों ने कहा, मैंने कहा ठीक है चलो लेट सही से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे हो जाएगा मैनेज ये। तो वैसा है, वरना वो जुलाई के बाद सोच रहे थे करने का। ठीक है, बाकी सिलेबस का देखिए। तो ये हमारा है ना यूजीसी सीएसआईआर यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ एंड लेक्चरशिप। सो ये आपके पार्ट बी एंड पार्ट सी का, पार्ट ए तो कॉमन रहता है एप्टीट्यूड, तो पार्ट बी एंड सी जो है, और पार्ट बी में 4 सेक्शन 4 यूनिट्स हैं, मैं प्रॉपर वर्ड लूंगा यूनिट। तो पार्ट बी एंड पार्ट सी, ईच पार्ट में 4 यूनिट्स है। पहला यूनिट यही था, एनालिसिस हो गया, और इसके ज्यादातर पार्ट जो लोग गेट स्टैटिस्टिक्स या गेट मैथमेटिक्स दिए हैं कभी, तो उनमें से ज्यादातर कवर हो गया है। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होगा, ये थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे यहाँ पे, वरना कुछ जैसे वो बोर्ड सर, वो सर ये तो बोर्ड मिस्टर थ्योरम और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जो टॉपिक्स आपके गेट में, जो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से जो भी गेट बैच में थे, तो उसमें जो टॉपिक रह गया है वहां से वो हम डिस्कस कर सकते हैं। सो ये चीज है। फिर मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक आप डेफिनेशंस क्लियर है, कुछ थ्योरम्स क्लियर है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी है एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। क्वेश्चन है तो हम डिसाइड कर पाए कि ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है, ये मेन इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस क्वालिफाई करने, क्योंकि वहां पे टिक करने हैं आपको ट्रू या फॉल्स करके। सो वो डिसाइड कब कर पाएंगे? सर वो मैट्रिक्स स्पेस है, वो सारी चीजें ये थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, मैट्रिक्स स्पेस, कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेड। तो आपको ये भी देखना है क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं, जो थोड़े से ये सब तो हमने गेट में किया है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। स्पेस में अटेम्प्ट नहीं करना, वो नहीं होगा। हाँ, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछता है वहां पे। तो आपको प्योर मैथमेटिक्स से थोड़ा बचना है। स्टैटिस्टिक और लीनियर करने से हो जाता है, और ओडीपीडी करने भी से हो जाता है, ओडीपीडी भी 95 काट ऑफ आता है। तो उसमें सर जब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के क्वेश्चंस आए थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। जी जी, विद इन टाइम क्वेश्चन रीड करके एनालाइज करके निकालना वो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो जाता है। यस सर अभी जो इनका जो टेक्निक है ना, वो जो लीनियर रिग्रेशन होता है ना, उस फॉर्म में क्वेश्चन देके पूछता है कि इसका यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस निकालिए, एक एक्सपेक्टेंसी निकालिए, मतलब डायरेक्ट नहीं पूछता है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन है आप इसका दोबारा कुछ निकालिए। नहीं, यहाँ पे पूछता है कि एक लीनियर मॉडल दे दिया, x1 कुछ फॉलो कर रहा है तो आप y का यूएमवी निकालिए, ऐसा पूछता है। अभी देखिए आप, हाँ, अब लीनियर मॉडल रिग्रेशन और इन्फेरेंस को कंबाइन करने लगे हैं ये। यही है, वही वहाँ पे दिक्कत हो रहा है। मतलब इस बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये तो नहीं पता, लेकिन घर में आके देख लो ये तो हो जा रहा है। यही प्रॉब्लम है। थोड़ा सा इस बार का क्वेश्चन देखिएगा सर। जी जी, और सर वो लेस्बिक इंटीग्रल और जो वो है, हाँ लेवेक इंटीग्रल एंड हाँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रल, और सर फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो वो भी एक प्योर मैथ्स है। हाँ ये सब थोड़े से लेवेक मेजर, ये मेजर थ्योरी का पार्ट है। सो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। आपको देखना है कि जो प्योर मैथमेटिक्स है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, प्योर मैथमेटिक्स बहुत थ्योरेटिकल हो जाता है। सो क्वेश्चंस को तो हम देख लेंगे, अगर होगा तो मैं पहले उसका बैकग्राउंड बता दूंगा, फिर आप कर सकते हैं। इस तरह से एक टॉपिक अगर आप 50-100 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, मतलब पिछले 10 साल में 20 पेपर हो गए,
उसी को आपने रिपीटेडली कर लिया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे और उस कॉन्सेप्ट से आपको एक उस टॉपिक का आइडिया मिलने लगेगा। अच्छा यहाँ ये ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा है। सो वही मतलब मेन डेफिनेशंस और थ्योरम्स क्लियर करना है, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। तो जो नहीं होगा तो मैं थोड़ी बहुत थ्योरी भी करा दूंगा, वो भी देख लेंगे हम। तो ऐसा है। तो मतलब पार्ट ए में एनालिसिस पोर्शन जैसे ये हो गया, ये थोड़ा सा मैट्रिक्स स्पेस बहुत कॉम्पैक्ट, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट है, थ्योरेटिकल है। और लीनियर अलजेब्रा में ये सब तो आप जानते हैं, इसमें थोड़ा सा इनर प्रोडक्ट स्पेस ये भी गेट में था, हालांकि तो हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से जाना होगा। हाँ लीनियर ट्रांसफॉर्म वहाँ नहीं था गेट में, तो हमने छोड़ दिया था। और यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म से ये देख सकते हैं जो भी सर है। आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस सर मतलब वो डिटेल्स में नहीं पढ़ा। हाँ उतना डिटेल में नहीं, क्योंकि गेट में बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आता था तो हमने वो नहीं कराया। बट यहाँ पे आपको हम कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको क्या करना है, एक तो रिक्वेस्ट पहले आप लोगों से ये है कि एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन आप लिखिए खुद से। जैसे या तो A4 पेज का मान लो 10 पेज ले लिया स्टेपल करके, आप मान लो CSIR 2020 का सॉल्व कर दो, यू राइट सॉल्यूशन टू ईच क्वेश्चन। घर पे एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 घंटे पेपर में आप 6 घंटे लगाओ घर पे, लेकिन हर क्वेश्चन को जानते आप हर पेपर का खुद अपना एक सॉल्यूशन बनाओ। जैसे मैं गेट में ही बोलता था बच्चों को, जैम में बोलता हूँ, यू मेक योर ओन सॉल्यूशंस। अपना खुद का सॉल्यूशन आप बनाइए अपने हैंडराइटिंग में, अपनी समझ से। और आपको जहां भी गैप दिखता है कि ये क्लियर नहीं है, वो आप डिस्कस कीजिए मेरे साथ। कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ, नहीं पता है तो आप पूछिए, फिर उसका मैं तो थ्योरम लिखाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है या डेफिनेशंस बताऊंगा। तो वो जो गैप्स हैं उसको फिल करना है आपको, कि आप नहीं क्वेश्चन कर पा रहे तो कहीं ना कहीं गैप है, कुछ ना कुछ कमी है आपकी, तो वो उसको पकड़ना है कि ऐसा क्या है। तो कब पकड़ आएगा, जब आप प्रॉपर खुद से सॉल्यूशन लिखेंगे ना, और आपसे नहीं होगा तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है उस टॉपिक के बारे में, इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर मैं भी कई बार फंस जाता हूँ तो ये भी मतलब वही है कि मुझे भी कुछ और जानने की जरूरत है ना। मैं आप कोई डिफरेंट थोड़ी है, मैं भी वही चीज उस प्रैक्टिस में हूँ, अभी कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से हैं, बाकी आप लोग उसी लेवल पे हैं जिस लेवल में हूँ। सो बस करना ये है कि आपको सॉल्व करने हैं, अपना सॉल्यूशन बनाने हैं। जो क्वेश्चन फंस जाता है वो मेरे से डिस्कस कीजिए, ये है। कुछ फंस जाएगा तो थोड़ा टाइम लेंगे, ट्राई करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे 1-2 दिन बाद, ऐसा है, बट ट्राई करेंगे। बट वही है कि रिक्वेस्ट ये है कि आप खुद से आप सॉल्यूशन बनाइए, सिर्फ वीडियोस देख के कुछ नहीं होगा, कोई करारा देख के नहीं होगा, आप खुद सॉल्व करेंगे बिना देखे। और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आप सीख गए, ये जरूरी है, तभी आप एग्जाम में भी कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कोई हेल्प नहीं है। तो सेम आप घर पे करना पड़ेगा कि बिना हेल्प के क्या मैं घर पे कर पा रहा हूँ। अगर आप घर पे बिना हेल्प के नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में कोई जादू नहीं होगा। क्लास में बोलता हूँ कि जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पढ़े, आपको सोल्यूशन निकालना, आंसर की भी नहीं पता एग्जाम में, तो सेम आपको घर पे प्रैक्टिस करना है कि कोई क्वेश्चन मिला PYQ का ही मान लो, हम ट्राई करेंगे पहले सॉल्व करने का, अपना एक ऑप्शन डिसाइड करेंगे, मतलब कंक्लूजन लेके कि ये ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा अगर मैं एग्जाम में बैठा हूं तो। फिर उसको चेक करेंगे बाद में आंसर की में या किसी के सॉल्यूशन में। पहले सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले खुद ट्राई करना है, फिर आपको ये पकड़ना है कि आपको क्या नहीं पता है इस क्वेश्चन में, तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे, देन उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, लीनियर पोर्शन है, इसमें जो भी है देख लेंगे। और बाकी यूनिट 2 तो ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी है, टोपोलॉजी है। तो ये टोपोलॉजी बहुत थ्योरेटिकली भी है, एब्स्ट्रैक्ट है। ये सब MSc मैथमेटिक्स में प्योर एक सेमेस्टर का कोर्स है, ये सब टोपोलॉजी और ये OD PD न्यूमेरिकल एनालिसिस, फिर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये जो यहाँ पे आते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, सो ये सब चीजें बेसिक्स है ना। सैंपल स्पेस, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यूनिवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट, एक्सपेक्टेशन एंड मोमेंट्स, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, मार्जिनल कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस, है ना। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटीज, इसमें मार्कोव इनइक्वालिटी, चेबीशेव इनइक्वालिटी, और इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग? सर वो सेविसेस ही है। हाँ सॉरी, अच्छा हाँ, मार्कोव्स जेंसन भूल गया मैं, हाँ ये चेबीशेव मार्कोव जेंसन इनइक्वालिटी। सो ये आपके पास है। और मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस, सो है ना, जैसे आपके पास कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इन मीन्स, या कि आरएच मीन बोलते हैं, कन्वर्जेंस इन आरएच मीन्स। तो डिफरेंट टाइप के मोड्स हैं कन्वर्जेंस के, जिसका डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन के थ्रू ही क्वेश्चंस कई बार हो जाते हैं कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस क्या है, आरएच मीन में कन्वर्जेंस क्या है, इंटर रिलेशंस क्या है, तो ये देखना है। वीक एंड स्ट्रांग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स, तो ये सब तो ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द गेट सिलेबस था।
मार्को मैं वीडियो लेक्चर ऐड कर दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो जिन लोगों को जरूरत हो यू कैन वॉच, कि वहां पर मैंने थोड़े कवर किए हुए हैं जो गेट का रिकॉर्डेड लेक्चर है। और मार्कोव चेन विद फाइनाइट एंड काउंटेबल स्टेट स्पेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, लिमिटिंग बिहेवियर ऑफ एन स्टेट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन एंड बर्थ डिस्पोजल। ठीक है, स्टैंडर्ड। ये तो बहुत डिटेल्स में है सर। हाँ यहाँ पर दीप मैं बोल रहा हूँ गेट का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, नेट एग्जाम का लेवल ज्यादा है, तो पढ़ाने का पर्पस है मेरा ये है कि मुझे भी अपना लेवल इंक्रीज करना है, तो करेंगे तो हो जाएगा, है ना, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से ये इसका मार्को का तो सर आपने जो कराया ना वो उतना ही सफिशिएंट है सर। हाँ थ्योरीज वही है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम थोड़े कई बार लेंदी होते हैं या उसका कोई शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा मुझे, ये है नेट वाले क्वेश्चन जो थोड़े ना। और एक क्वेश्चन आपने मतलब बाद में कराने के लिए बोला था, कराएंगे आपने बोला था लेकिन नहीं कहते। ठीक है ट्राई करेंगे, भेजिएगा दोबारा, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, स्टैंडर्ड डिस्क्रीट कंटीन्यूअस यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग, स्टैंडर्ड एरर्स, सिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर, स्टेटस एंड रेंज, मेथड ऑफ एस्टिमेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स, confidence interval testing of hypothesis, most powerful and uniformly most powerful test, likelihood ratio test, analysis of discrete data and chi-square test of goodness of fit, large sample test, फिर some non parametric test for one or two sample problems, rank correlation and test of independence, elementary Bayesian inference, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा ना, Bayesian inference, एंड गॉस मार्कोव मॉड्यूल्स इसकी बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ पैरम। सर वो जो बेसिक इन्फ्लुएंस है ना सर, वो तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंथी पोर्शन है, मतलब हाँ प्रायर पोस्टीरियर ये सब इसमें आता है ना। हाँ बस मतलब मतलब बट हर बार क्वेश्चन बहुत बेसिक आता है, बस वो डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा कर देते हैं, ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पे चलता आ जाता है। हाँ मतलब कुछ 10 15 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब अगर 10 20 क्वेश्चन आपने इस टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो एक आइडिया हो जाएगा, फिर वो क्वेश्चन देखते हैं। सो गॉस ये सब हो गया ना, और एस्टिमेबिलिटी ऑफ पैरामीटर बेस्ड लीनियर अनवाइज एस्टिमेटर, कॉन्फिडेंस इंटरवल, टेस्ट ऑफ लीनियर हाइपोथेसिस, एनोवा वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, फिक्स्ड रैंडम इफेक्ट मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, सिंपल मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन, एलिमेंट्री रिग्रेशन, डायगोनल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, इधर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, इन्फरेंस फॉर पैरामीटर्स, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रिलेटेड टेस्ट, डेटा ट्रांजैक्शन टेक्निक, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये थोड़े से एक्स्ट्रा भी है ना, ये सब वहां नहीं था जहाँ गेट में। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, कैनोनिकल कोरिलेशन, फिर यहाँ पे आ गया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ओके ये तो टर्म का मीनिंग और डेफिनेशन समझना पड़ेगा आपको। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज, दिस रेशियो, रिग्रेशन मेथड्स, फिर कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, तो ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के कुछ टॉपिक हो गए ना, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, लाइटिंग स्क्वायर डिजाइन, कनेक्टेडनेस, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ ब्लॉक डिजाइन, दिस डिफरेंट टाइप के ना, 2 की पावर k फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होगा 2k, कंफाउंडिंग एंड कंस्ट्रक्शंस, हजार्ड फंक्शन, फेलियर रेट, सेंसरिंग, लाइफ टेस्टिंग, सीरीज पैरेलल सिस्टम। अब ये वो वाला पार्ट हो गया ना, ये ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट रियलिटी है सर। नहीं, ये वाला ये जो है लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया ना। हाँ ये तो रिलायबिलिटी का मतलब हो गया, हजार्ड फंक्शन एंड फेलियर रेट, सेंसरिंग, लाइफ टेस्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड्स, डुअलिटी, एलिमेंट्री क्यूइंग एंड इन्वेंटरी मॉडल्स, स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन ऑफ मार्कोवियन क्यूइंग मॉडल्स, MM1 विद लिमिटिंग वेटिंग स्पेस, MMC दिस विद लिमिटिंग दिस। तो ये प्रॉपर वो हो गया। ऑल स्टूडेंट एक्सपेक्टेड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 1 है ना, तो यूनिट 1 सबके लिए है, और स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स आर एक्सपेक्टेड टू आंसर additional questions from unit 2 and 3, student with statistics are expected to answer additional questions from unit 4, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस एक बार, ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे, फिर जो रह जाएगा उसको, क्योंकि जरूर नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन एक क्लास में सॉल्व कर पाऊंगा, तो जो क्वेश्चन रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ट्राई करके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये चीज सर है। क्या हम लोग क्या मतलब आपको डाउट्स क्या ग्रुप पे सेंड कर देंगे तो आप वो हाँ ये भी चलेगा, ईयर वाइज डिस्कस वो कर लेंगे, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। सो अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, चलिए, तो ड्राइव में मैंने ये फाइल्स तो ऐड कर दिए हैं, तो ड्राइव का लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा ना डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स देख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अच्छा इसको
तो इसमें मैंने एक फोल्डर बनाए थे, PYQ CSIR का होगा। है ना, CSIR नेट JRF। तो इसमें ये सारे पेपर्स हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कंबाइन वाला भेजा था, इसमें